सरफेस पे हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल ही डालने होते हैं। फॉर क्लोज सरफेस ओनली आउटवर्ड नॉर्मल आर एक्सेप्टेबल, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल आर वैलिड। आउटवर्ड नॉर्मल मतलब यानी जैसे ये एरिया था, ये वाला एरिया, यदि मैं इसको काट के अलग लिया हूं, इसको काट के अलग लिया, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, ओहो रिकॉर्डिंग शुरू कर। नहीं याद, वैसे तो याद दिला देता है लेकिन भूल गया, है ही नहीं इसमें रिकॉर्डिंग का कन्हैया। कन्हैया रिकॉर्डिंग का नहीं है तेरे पास ऑप्शन? क्या हुआ बेटा कन्हैया, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन वो तो अच्छा हुआ उसने याद दिला दिया। नहीं हो रही, अरे हो रही है, अच्छा टेंशन नहीं लो, अच्छा ABCDEFGHIJK। और बेटा स्वास्तिक तू अपना नाम प्लीज थोड़ा सिंपल पैटर्न में लिख दे, उससे क्या होता है मैं ABCD से नाम ढूंढ लेता हूँ, अब तेरा S ऊपर आ गया स्पेशल कैरेक्टर की वजह से, है ना। कल से याद रखना। मैं कन्हैया कहाँ है, कन्हैया ये रहा। रिकॉर्डिंग नहीं आ रही बेटा, चलो बेटा मैं अपने लिए तो रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, जो बच्चे किसी को दिक्कत है उन्हीं के लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ। चले कोई नहीं, हो रही है कन्हैया, कन्हैया तो कह रहा है हो रही है। हाँ तो सुनो बेटा, पर यहाँ पे बेटा कन्हैया फ्लैश नहीं हो रहा, जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है ना वो हो नहीं रहा, और मैं तुझे परमिशन दे रहा हूँ तो परमिशन भी ठीक है नहीं हो रही बेटा। कई बच्चे कहते हैं बेटा नहीं हो रही। हाँ रिकॉर्डिंग वी वाली बंद हो गई है, VI बंद हो गई है रिकॉर्डिंग। तो देख बेटा कैसे भी जुगाड़, कोई है और जो रिकॉर्डिंग कर सकता है साथ में, कोई है और? आकांक्ष, अच्छा है, आकांक्ष को देता हूँ है ना, तुरंत भेज देना बेटा। हाँ कोई नहीं कन्हैया, मैं आकांक्ष को भी दे देता हूँ परमिशन, यदि कोई कंफ्यूजन है तो। आकांक्ष और आज की क्लास के बाद तुरंत भेज देना आकांक्ष, ठीक है। हाँ आकांक्ष को भी दे दिए परमिशन, तो कन्हैया भी कर रहा है। देखिए हाँ अब देखिए बेटा, तो मैं आपको क्या शर्त बता रहा था कि यदि आप सिंपली किसी प्लेन सरफेस को पढ़ रहे हो तो यहाँ दो चॉइस होती है, नॉर्मल यू डालो या यू डालो। लेकिन यदि किसी क्लोज सरफेस पे काम कर रहे हो आप तो नॉर्मल सिर्फ आउटवर्ड डलेंगे। तो मेरे जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सबको गौर से देखिए, सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल डले हैं। जैसे कल मैंने एक चीज पूछी थी ना, कपकेक किस साइड में हैंडल होता है? कपकेक किस साइड में हैंडल होता है बताइए, कपकेक किस साइड में हैंडल होता है? आंसर क्या था इसका, बताओ बताओ, कपकेक किस साइड में हैंडल होता है? हाँ आउटसाइड। कपकेक किस साइड में हैंडल होता है? आउटसाइड, आउटसाइड। तो इसलिए आपको बाहर की तरफ नॉर्मल डालना है। जैसे कप में अंदर यदि हैंडल लगा ले तो कोई मतलब नहीं है ना चाय पीने का, ठीक। तो चलिए, तो ये मैंने जो टॉपिक पढ़ाया अभी तक ये था एरिया वेक्टर। एक बार समरी, प्लेन सरफेस पे नॉर्मल डालेंगे, सरफेस यदि कर्व्ड है तो उसमें भी प्लेन सरफेस ढूंढ लेंगे, और यदि क्लोज सरफेस है तो उसमें आउटवर्ड नॉर्मल डालेंगे। ये था एरिया को एरिया वेक्टर बनाना। अब एरिया वेक्टर टॉपिक आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, लिख के रख लो, एरिया वेक्टर टॉपिक कभी नहीं आएगा। लेकिन इसके बिना जो मैं अब अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो समझ में ही नहीं आ सकता, उसकी मैथमेटिक्स बिना एरिया वेक्टर के नहीं पढ़ी जा सकती। तो टॉपिक है हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पर बेटा 3 स्टार लगा लेना। टॉपिक का नाम है आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इस फिजिकल क्वांटिटी को फाई या फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल तो मैं फाई लिखूंगा, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई से। एक्चुअली अभी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हो, कुछ दिनों बाद मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे, तो फिर उन दोनों में अंतर करने के लिए फिर हम ई और बी का अंतर लिख देते हैं। फिलहाल फाई लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है ये? देखो बेटा, सपोज करो मेरे पास एक जाली है, सपोज करो जाली, कहां से लाऊं जाली, इसे जाली मान लेना। जाली कौन सी जाली? जो हम जनरली अपनी खिड़की पे मच्छर रोकने के लिए लगाते हैं, ऐसे मान लो ये जाली। मैं एक बार दिखा देता हूँ, बार बार नहीं बनाऊंगा। जालीदार शीट होती है ना वो, ये ऐसे करके जैसे हवा तो आ जाती है, मच्छर थोड़े रुक जाते हैं। हालांकि मच्छर ढीठ हो गए हैं आजकल, इनसे भी नहीं रुकते। पहले कछुआ चाप अगरबत्ती जलाओ, ऑल आउट जलाओ, हम बेहोश हो जाते हैं, वो नहीं होते बेहोश, ठीक है।
अच्छा एक बार मच्छर मारने की एक ट्रिक आई थी, हाइजीनिक, मतलब थोड़ी हर्बल टाइप की। उसमें ये था कि हर्बल तरीके से मच्छर मारे। मैं बड़ा, मैंने कहा चलो यार हर्बल तरीके से मच्छर मरवाते हैं, देखने गया। तो मैंने कहा 10 रुपए का, उसने माल दिया, 10 रुपए की एक चीज दी, यानी कैसे इस्तेमाल करनी है। उसने कहा डिब्बी खोली, उसमें एक तीली निकली माचिस की और एक गोली सी निकली, एक तीली और एक गोली। मैंने कि इससे कैसे मच्छर मरेंगे। तो उसने कहा कुछ नहीं करना आपको, आप मच्छर को पकड़ लीजिए पहले और इस तीली से उसके पेट में गुलगुली मचाना, इस तीली से उसके पेट में गुलगुली मचाना। जब वो हंसेगा ना हा हा हा, तो ये गोली उनके मुंह में डाल देना, मच्छर मर जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाओ। सपोज करो ये जाली है, सपोज करो ये जाली है ना। चलिए अब ये जाली, वही जाली जो खिड़की गेट में हम लगाते हैं मच्छर रोकने के लिए। अब लेकिन मैं बेटा बार बार वैसे बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं अब सुनना, जैसे आप मुझे इतना कोऑपरेट करते हैं ना, जैसे मैं कहता हूँ कि इसे स्फीयर की तरह सोचो तो आप स्फीयर की तरह सोचते हो, अब मैं कह रहा हूँ इसे जाली की तरह सोचते हैं, नहीं ऐसे। अब सपोज करो मेरे पास ये जाली है, ये वाली, और ऊपर से बारिश हो रही है, धम 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 धम, तो धम धम क्यों होगी, रिमझिम होती है, ठीक है बारिश। अब यदि ये जाली में यूं रख दूं, ये जाली में यूं रख दूं, तो बताइए इस जाली में से भी पानी आर पार हो रहा है या नहीं हो रहा, इस जाली में से भी आर पार हो रहा है या नहीं हो रहा, बताओ। ये जाली में रख दूं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली इस जाली में से भी पानी आर पार होगा। तो यदि मैं ये कैलकुलेट कर लूं, यदि मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि इस जाली में से कितना पानी आर या पार हुआ है, उस कैलकुलेशन को वाटर फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाटर फ्लक्स। सपोज करो जाली मैंने थोड़ी सी बड़ी सी काटी, अब ये एक ये जाली है, एक ये जाली, दो जाली है, दोनों ही मैंने बारिश के नीचे ऐसे रख दी थी, है नहीं, बारिश हो रही है, तर 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 बारिश हो रही है, ठीक। अब बताओ इसमें से भी पानी आर पार हो रहा होगा और इसमें से भी पानी, इसमें से भी जो पानी पार हो रहा होगा, जितना भी अमाउंट निकल रहा है, देखो बारिश तो बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत बड़े एरिया में हो रही है, लेकिन यदि मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि इस एरिया में से कितनी आर पार हुई है, तो इस कैलकुलेशन को बोलेंगे वाटर फ्लक्स। अब बताना, जाली मोटाई पे मत जाना बेटा, इसकी थिकनेस पे मत जाना, जाली को जाली की तरह सोचना। बताओ ये है जाली 1, ये है जाली 2, किस जाली में से ज्यादा फ्लक्स पास कर रहा होगा, किस जाली में से ज्यादा फ्लक्स पास कर रहा होगा, ऑब्वियसली जाली नंबर 2। क्यों भाई, इसमें से क्यों ज्यादा फ्लक्स पास कर रहा होगा, बारिश तो सेम पड़ रही है, भले ही बारिश सेम पड़ रही है, लेकिन सर इस जाली का एरिया बड़ा है, तो ज्यादा एरिया में से ज्यादा पानी आर पार हो रहा होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, दोबारा टाइप करना बंद करो ताकि मेरी स्क्रीन, ठीक है ना। अच्छा अब बताना, मैंने इस जाली को तो ऐसे रख दिया, इसको एज इट इज रखा, अब किस जाली में से ज्यादा पानी आर पार हो रहा होगा, किस जाली में से। अचानक से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एकदम से हालात बदल गए ना, जज्बात बदल गए, ये क्या हुआ, जी हाँ, अब इसमें से ज्यादा आर पार हो रहा होगा, अब इसमें से ज्यादा। तो आपने देखा सिर्फ कि एरिया का तो साइज मैटर करता है, कर रहा, एरिया का साइज मैटर कर रहा था, लेकिन एरिया की ओरिएंटेशन भी तो मैटर कर गई, एरिया की डायरेक्शन मैटर कर गई, नहीं कर गई। आप किस तरीके से जवाब दोगे, एरिया जैसी ऐसे से ऐसे हुआ, तुरंत इसमें से पानी आर पार होना मिनिमम हो गया, 0 हो गया, इसमें से कर रहा है पार। तो ये तो था वाटर फ्लक्स, क्या था वाटर फ्लक्स। अब इमेजिन करो ऊपर वाली दीवार पॉजिटिवली चार्ज है, ऊपर वाली छत पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे वाला फर्श नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज छत है और नीचे वाली नेगेटिवली चार्ज। तो पता है अब बारिश की बजाय ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पार हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। अब ऐसे समझ लो बारिश की बजाय क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बारिश की बजाय पानी की बजाय क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एरो गिर रहे हैं। अब मैंने ये जाली उसमें से रख दी, अब बताइए इस जाली में से पानी की बजाय क्या पास हो रहा है, पानी की बजाय क्या आर पार हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस जाली में से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बारिश हो रही है और ये जाली मैंने रख दी, तो अब यदि मैं ये कैलकुलेट कर लूं, ये कैलकुलेट कर लूं कि इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार हुई हैं, तो इस कैलकुलेशन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। यानी जब जाली में से पानी पार करा तो वाटर फ्लक्स, जब जाली में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सुनिए 2 महीने रुक जाइए,
जब इसी जाली में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी तो बताइए उसका क्या नाम रखेंगे हम? जब इस जाली में से, ये जो जाली है इसमें से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी तो उसे क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो फिलहाल हमारा मुद्दा ना तो वाटर फ्लक्स पढ़ने का है ना ही मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने का है, सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है, मैच कर लीजिए अपने नोट्स को, स्प्लिट कर लीजिए स्क्रीन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इस कैलकुलेशन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। आइए इसकी मैथमेटिक्स ढूंढते हैं। ठीक है, नोट्स भेज दिए बेटा। दीक्षा कहां सो रहे हो आप? दीक्षा कह रही है मैंने नोट्स नहीं भेजे। मेरी तरफ से अपने गाल पे मार। ठीक, जहां से तूने ये लिंक उठाया है ना, जिस ग्रुप में से, उसी ग्रुप में झांक के देख, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 3 करके भेजा हुआ है मैंने। हाँ, बाकी दीक्षा यू आर गवार्जियस, गवार्जियस। ठीक, चलिए तो मुद्दे पर आते हैं अब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी ना? डेफिनेशन क्या? डेफिनेशन, यदि किसी एरिया में से हम ये कैलकुलेट कर लें कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। आइए इसे बोर्ड पे दिखाते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखो पहले एक हल्का सा फिगर दिखाता हूं, फिर मैथमेटिक्स। ये एरिया है या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, अच्छा उसमें भूल गया हूँ प्रिंस, सॉरी बेटा। हाँ उसमें भूल गया हूँ, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें मैंने वो जाली ऐसे रख दी, जाली। अब ऐसे समझो बारिश तो ऊपर से आ रही थी। सपोज करो ये दीवार, अब एक मिनट सुनना, ये वाली दीवार पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाली दीवार नेगेटिवली चार्ज है। तो इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी इधर से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दाएं 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 दाएं, दूर 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 दूर, दाएं 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 दाएं, पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा दाएं 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 से मुझे एक चीज याद आई, है घटिया सा जोक और तैयार है आपके लिए। देखो एक होता है भेंगापन, भेंगापन जानते हो ना? ठीक है, देखिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग, इससे पता चलेगा कि अपनी को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए। भेंगापन तो ऐसे होता है अपनी आंखें यूं कर लेते हैं, यूं है नहीं पास में। लेकिन एक आदमी का भेंगापन कुछ इस टाइप का था, ये आंखें और उसकी आंखें की जो पुतलियां थी, आई बॉल, एक इधर और एक इधर। ये तो सारा मुझको होंगी भी नहीं। जनरली भेंगापन जो अभी मैं ऐसे तो चलो कोशिश भी कर लेते करने के लिए, ऐसे जो अपनी आंखें, ये उसका भेंगापन ऐसे था, ऐसे था। ठीक है, इधर जा रही थी। अब वो गया आर्मी में भर्ती के लिए। ठीक है, भर्ती में गया आर्मी के लिए कि मुझे ले लो, मुझे ले लो। तो आर्मी वाले बोले कि नहीं यार देखो, हम ना फिजिकली फिट बंदों को लेते हैं, फिजिकली फिट बंदों को लेते हैं। आप देश की सेवा करना चाहते हैं किसी और तरीके से करिए, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, हम नहीं ले सकते। हाँ नहीं 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 ले लो, मुझे बहुत फायदे है मेरे। अच्छा बताओ उसका मन रखने के लिए, अच्छा आपका क्या फायदा है ये बताओ। उसने कहा देखो जैसे मैं बंदूक लेके खड़ा हो गया, इधर वालों को लगेगा कि मैं उन्हें देख रहा हूँ, इधर वालों को लगेगा कि मैं उन्हें देख रहा हूँ, और इधर वालों को लगेगा कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। सामने वाले को तो वैसे ही लगता है कि मैं सामने देख रहा हूँ, सामने वाले को तो वैसे ही लगता है कि सामने देख रहा हूँ। अब पहले तो तीन दुश्मन कंफ्यूज हो जाएंगे, तीन तरफ से, यानी तीन तरफ। फिर यदि मान लो मैंने इधर गोली चला दी, डिचकी गोली चला दी इधर, तो ये वाले क्या सोच रहे होंगे, साला देख हमारी तरफ रहा था, निशाना उधर मार दिया। ये वाले सोच रहे होंगे कि साला हमारी तरफ देख रहा था, निशाना इधर मार दिया, सर फायदा है नहीं मेरा। भाई वो इंप्रेस हो गए उनके आंसर से, यानी उसने अपने भेंगे पन को भी इस तरीके से पेश किया। उसके बाद ठीक है एक अंधा चला गया, अंधा, मुझे ले लो, और उन्होंने कहा ये क्या लूट आ गई। अंधा कहता है कि मुझे ले लो, जब आपने इसको ले लिया मुझे भी ले लो। तो उन्होंने कहा तेरा क्या फायदा है, कि कुछ नहीं, अंधाधुन फायरिंग तो करी दूंगा, अंधाधुन। तो उसने अपना फायदा बता दिया। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या बता रहा था, हाँ इधर पॉजिटिवली चार्ज दीवार है और इधर नेगेटिवली चार्ज दीवार है, तो इस दीवार से इस दीवार की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, दर 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 है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये रही वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब उस एरिया, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है,
और मैंने ये जाली रख दी ऐसे, तो आप बताइए जो मैं फील्ड दे पा रहा हूं आपको, क्या इस जाली में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है? क्या इस जाली में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, नहीं हो रही? जल्दी बोलो। हो रही है। तो इस कैलकुलेशन को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो इमेजिनेशन मैंने आपको इस कमरे में सेट करवाई, वही मैंने फिगर बनाने की कोशिश करी है। तो एक जाली है, ऐसे रखी हुई है, ऐसे रेक्टेंगल ही मानना है, पैरेललोग्राम नहीं मानना, और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में रखी हुई है। तो बताइए इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है नहीं हो रहा? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नया शब्द। यदि किसी भी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हुई दिख जाए तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। आइए इसकी मैथमेटिक्स ढूंढते हैं, आइए इसकी मैथमेटिक्स ढूंढते हैं। देखिए फटाफट देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल बताना, एक जाली, ये रही जाली एरिया, इसे रेक्टेंगल इमेजिन करना है, पैरेललोग्राम नहीं, यानी ऐसे रखा है, और एक सेम एरिया की जाली ये रखी, सेम टू सेम एरिया है दोनों, लेकिन ये रखी हुई है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये रखी हुई है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। यानी यहां बारिश थोड़ी तेज हो रही है, वहां बारिश हल्की हो रही है या बारिश तेज हो रही है? बताना। इस जाली को मैंने मथुरा में रख दिया जहां रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है ऊपर से, और इसी जाली को मैं रख दूं वहां पर चेरापूंजी मसायरम, यहाँ बारिश होती रहती है। तो इस फिगर को देख के बताइए किसमें से ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा है, फिगर 1 में या फिगर 2 में? किस फिगर में ज्यादा फ्लक्स पास होते हुए दिख रहा है? बिल्कुल ठीक, सेकंड वाले में। तो हम पता है मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये फॉर्मूला ढूंढने जा रहा हूं कि फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा। डेफिनेशन तो आ गई, तो हमें साफ दिख गया कि यदि इसको मैं φ1 बोलूं और इस फ्लक्स को φ2 बोलूं, फाई माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्लियर दिख रहा है सिंस E2 E1 से बड़ा है, सॉरी देखिए क्लियर दिख रहा है कि ये वाला फ्लक्स φ2 है वो φ1 से बड़ा है, इधर वाला जो फ्लक्स है, ये वाला जो फ्लक्स है वो इससे बड़ा है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग फ्लक्स। मैं यहाँ 20 सेकंड रुक रहा हूं और आप समझिए इस बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की बारिश जितनी तेज हो रही होगी फ्लक्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा यहाँ मैंने ज्यादा लाइनें दिखाई है, इसका मतलब सर इस जाली को इस टॉपिक में क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं बेटा, जाली नहीं बोलनी, एरिया बोलना है। एरिया, एरिया, इस एरिया में से लाइंस पास हो रही है ना। अच्छा ये बताओ इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग है? ये वाला। कौन से लॉजिक से? क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक टॉपिक पढ़ाया गया है, जब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। क्राउडेड लाइंस है, डेंसर लाइन है ये। तो बताइए पहला एग्जांपल समझ में आ गया कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्यादा फ्लक्स। अब दूसरा देखते हैं। अब मैं ये कहूं ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग था तो अलग अलग फ्लक्स पास हुआ। अब बताना एक जाली ये रही जाली और एक जाली ये रही, क्या दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की बारिश सेम हो रही है? ये बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे कि नहीं? ये बताओ। रखे तो दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा, रखे तो दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन इसका एरिया बड़ा है। बेटा एक मिनट बताओ, ऊपर से बारिश हो रही है, वही वाला एग्जाम्पल, बारिश हो रही है बेटा, एक जाली ये रही एक जाली ये रही, बताओ दोनों एक जैसी बारिश में रखे हैं कि नहीं? दोनों बारिश तो एक जैसी में रखे हैं, लेकिन पानी किसमें से ज्यादा आर पार हो रहा होगा? जाली नंबर 2, जाली नंबर 1। ये जाली 1 है, ये जाली 2 है। पानी किसमें से ज्यादा पास हो रहा होगा? इसमें से ना, क्योंकि इसका एरिया बड़ा है। तो सेम भले ही बारिश, अब की देखो इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का अंतर था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, इसमें ज्यादा था, लेकिन इस बार मैंने दोनों जाली को एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, लेकिन ये जाली छोटी ये जाली कम। तो बताना इस फ्लक्स को मैं φ1 बोलूं और इस फ्लक्स को φ2 बोलूं, तो फिर से φ2 φ1 से बड़ा दिख रहा है। इस वजह से, अब बताओ किस वजह से हम दैट इज इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो फ्लक्स है वो एरिया पर भी डिपेंड करेगा। यानी जितना बड़ा एरिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एरिया पर भी डिपेंड करेगा। बताना इसी एरिया को और बड़ा कर दूं तो बारिश और ज्यादा पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पास होंगी। बताइए दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?
ये समझ में आ गया कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा और फ्लक्स एरिया पे, फ्लक्स कितनी तेज बारिश हो रही है इस पे भी डिपेंड करेगा और फ्लक्स कितना बड़ा एरिया इस पे भी डिपेंड करेगा। अब यदि मैं कहूं तीसरी चीज, यदि मैं, अब सुनना बेटा तीसरी चीज और लास्ट, तीसरी चीज और ये लास्ट फ्लक्स के लिए, कि मैं इस बार एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं और एक जैसा एरिया बनाऊं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जैसा हो और एरिया भी एक जैसा हो, तो फ्लक्स सेम पास होना चाहिए। अब आप बताओ, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो और एक जैसी ही एरिया हो, तब तो है ना सेम फ्लक्स पास होना चाहिए, कि अभी भी कोई चुल हो सकती है एक, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, हाँ सेम है ना, कि एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो और एक जैसा एरिया हो, तो अब तो फ्लक्स सेम होना चाहिए। तो मोस्टली लोगों ने आंसर दिया जी हाँ सेम। तो देखिए ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कौन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें मैं दो जाली रखूंगा, दो जाली और एक जैसा साइज होगा, ये रही मैंने जाली ऐसे रख दी, फ्लक्स पास हो रहा है, हो रहा है। अब नहीं, अब यही जाली इसी एरिया की जाली को मैंने ऐसे रख दिया, मतलब सुनिए, बारिश आ रही है, जाली मैंने ऐसे रख दी और एक बार जाली ऐसे रख दी, बारिश पड़ रही है ऊपर से, बारिश आ रही है ऊपर से। बेटा तीसरी मीटिंग आना है, अभी आना है तीसरी मीटिंग। अब बताना, दोनों एक जैसे, मुझे एक एक चीज का जवाब दीजिए, क्या दोनों में एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, ये बताओ। क्या दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी हुई हैं? मैं जितना पूछूं उतना जवाब दो। क्या ये दोनों एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी है? हाँ, ये दोनों जाली एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी है। क्या दोनों जाली का एरिया सेम है? हाँ, एरिया भी सेम है। क्या दोनों में फ्लक्स सेम पास हो रहा है? क्या दोनों में सेम फ्लक्स पास हो रहा है? फ्लक्स लेकिन फिर भी सेम पास नहीं हो रहा यार। इसमें से तो ए लाइंस आर पार होती हुई दिख रही है, इसमें तो आर पार कहां हुई है, ये तो सीधी निकल गई, इसमें तो हुई नहीं। इसका मतलब फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी तीसरी एक और चीज है, फ्लक्स एरिया की डायरेक्शन या एरिया के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। फ्लक्स इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि वो एरिया रखा कैसे है, फ्लक्स इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि वो एरिया रखा कैसे है। अब एरिया रखा कैसे है, तो हम ये लिखेंगे कि फ्लक्स इस डायरेक्ट, इसको लिख देते हैं, यदि फ्लक्स मतलब एरिया सीधे पड़ा हो तो बढ़िया फ्लक्स बहुत जोर का, यदि एरिया औंधा पड़ा हो, औंधा, तो फ्लक्स ई के प्रोपोर्शनल, फ्लक्स एस के प्रोपोर्शनल और फ्लक्स औंधेपन के प्रोपोर्शनल, औंधा पना। सही है लैंग्वेज ये, कि जितना एरिया औंधा होगा उतना फ्लक्स है औंधा। अब ये कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, इसी वर्ड से बचने के लिए एरिया को एरिया वेक्टर बनाया गया है कि हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लें। अगली मीटिंग में आना है। आयुष्मान, ये बता बेटा, आयुष्मान तेरे पास पासवर्ड कहां से आया, तेरे पास पासवर्ड कहां से आया? कमाल करते हो ना बेटा। क्यों नहीं आ रही आपकी फीस, ये बताओ। मास्टर को जरूरत नहीं है, ये बताओ। हाँ सर आ जाएगी, शाम तक आ जाएगी। अरे कल, अरे सर क्या बात कर रहे, कल तक आ जाएगी सर, बहुत जल्दी आ जाएगी। हाँ इधर देखिए, अब 11th में पढ़े हो मुझसे, इसलिए थोड़ा सा कर्सी बरत रहा हूं, ठीक है, नहीं तो रिमूव करता बेटा मैं। अब इसका मतलब, अब ये जो मैंने तीसरा मुद्दा उठाया है वो इसलिए उठाया है, आपको साफ दिख रहा है कि एरिया की ओरिएंटेशन भी, एरिया की डायरेक्शन भी फर्क ला रही है। तो इस शब्द से बचने के लिए, एक प्रॉपर वर्ड डालने के लिए ही बताइए, इसका नॉर्मल डालिए, इसका नॉर्मल आएगा ऐसे, आएगा ना, और इसका नॉर्मल आएगा ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबे लंबे एरो है, ये नॉर्मल। अब आप देखना इस शब्द से कैसे छुटकारा मिल गया, बताइए। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड S वेक्टर, यदि E और S वेक्टर, अच्छा S वेक्टर की डायरेक्शन को कौन हैंडल कर रहा होता है? एन कैप।
एस वेक्टर और एन कैप एक ही बात है डायरेक्शन में। तो बताइए इस फिगर में ये थीटा कितना बन रहा है? गेट बंद कर दो ये वाला, सुनो गेट, क्योंकि हाँ इस फिगर में वो मैंने क्या बोला, थीटा बी द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर। तो ई वेक्टर तो ये है बेटा, ये ई वेक्टर है, ये जो लंबी लंबी लाइन है, ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का एंगल इसमें 0 डिग्री है। और इस फिगर में वो थीटा कितना है? इस फिगर में वो थीटा कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। अब आप गौर से देखो, इस फिगर में थीटा 0 है, इसमें थीटा 90। इसमें जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम है ना, और इसमें जो फ्लक्स है वो 0 है। चेक करो इस वाले फिगर में कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इस वाले फ्लक्स में इस वाले फिगर में फ्लक्स कितना पास हो रहा है? इसमें से फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से पार ही नहीं हो पा रही, तो फ्लक्स है 0। इसमें फ्लक्स मैक्सिमम है बेटा, इससे ज्यादा फ्लक्स नहीं पास हो सकता। अब बताइए, अपनी बुद्धि लगाइए, इसका मतलब जैसे हमने इन फिगर को स्टडी करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग फ्लक्स, इस फिगर को पढ़ के इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जितनी बड़ी जाली जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा फ्लक्स। इस फिगर को निष्कर्ष पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि फ्लक्स cos थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। cos थीटा क्यों? क्योंकि cos थीटा ही एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो फाइनाइट आंसर देगा और 0 डिग्री पर मैक्सिमम आंसर देगा और 90 डिग्री पे 0 आंसर देगा। सोचो cos में ये खूबी है कि नहीं? cos बताना, थीटा की जगह 90 रखो, थीटा की जगह ये वाला एंगल 90 रखो, फ्लक्स 0 हो जाएगा, और थीटा की जगह 0 रखो तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब इस फिगर को थोड़ा और कंटिन्यू कर दूं, इस फिगर को थोड़ा और बढ़ा देता हूं। जाली ऐसे भी हो सकती है तिरछी, यही जाली, ये जाली देखो, पहले फिगर में जाली ऐसे रखी हुई है ऐसे, दूसरे फिगर में जाली ऐसे रखी हुई है, तीसरे फिगर में जाली थोड़ी तिरछी कर दी है। तो तीसरे फिगर में जो नॉर्मल जाएगा वो ऐसे जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा। ये वाला थीटा, तो जरूरी है ना थीटा 0 ही हो हर बार, जरूरी नहीं है ना थीटा 90 ही हो हर बार, थीटा रैंडम भी हो सकता है। बारिश पड़ रही है ऊपर से, ऐसे रख दिया, ऐसे भी रख सकता हूँ ना, ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ। तो अब इन तीनों फैक्टरों को जोड़ रहा हूं मैं, ये। तो बेटा फ्लक्स, जब हमें ये कैलकुलेट करना हो कि किसी एरिया में से कितना पानी पास हो रहा है, किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, उस एरिया की वैल्यू कितनी है, और वो एरिया रखा हुआ कैसे है। ऐसे बेटा औंधापन लिखा था थोड़ी देर पहले कि फ्लक्स औंधेपन के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन औंधा एक प्रॉपर वर्ड नहीं है, इसीलिए एरिया को एरिया वेक्टर बनाया गया है। व्हाट इज थीटा हियर? बेटा कुछ लोग बताओ फिजिक्स कैसे गड़बड़ होती है। थीटा इज एंगल, बस हो गई गड़बड़। थीटा इज एंगल बिटवीन, पूरा करो सेंटेंस, थीटा इज एंगल बिटवीन, पढ़ के बताओ, बोर्ड पर ही लिख रहा है कहीं, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर, ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा। ठीक है, चलिए अब प्रोपोर्शनल डिजाइन हटाते हैं, क्या आता है के, क्या आता है के, थैंक गॉड यहां के की वैल्यू 1 मिली, के इज फाउंड टू बी 1। तो आपका जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो होता है ई एस कॉस थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है ई एस कॉस थीटा। इन तीन फैक्टरों पे फ्लक्स, ये और ये पता होंगे, तब जाके आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर पाओगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स माने द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया। और सुनिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सोचो ये क्या लिख दिया, ई डॉट एस, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। याद करो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ई डॉट एस क्या होता है, ई एस कॉस थीटा। अब यहां से तीन चीज आपके लिए होमवर्क। पहली चीज यूनिट पाई की, बहुत सिंपल है, ई की यूनिट न्यूटन पर कूलम, इसकी मीटर स्क्वायर, इसकी कुछ नहीं होती। डायमेंशन ऑफ फाई अपने आप बनाना। और नेचर, सर बहुत बढ़िया नेचर लगा, नहीं स्केलर क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स वैसे भी डॉट प्रोडक्ट से निकलने वाली क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर। डॉट प्रोडक्ट से निकलने वाली क्वांटिटी स्केलर होती है।
और वैसे भी इसकी डेफिनेशन पे जाओ, डेफिनेशन क्या है फ्लक्स की? इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, और नंबर एक स्केलर टर्म होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोर्ड का, क्योंकि आप अपने भी तो नोट्स बनाओगे और जो मैं दे रहा हूं वो तो है ही है। ये हो गया फ्लक्स। टिक टिक 1 2 3 4 और 5। चलिए बेटा, अब तीसरी मीटिंग बेटा कनेक्ट कर ही लेते हैं, जाने वाली है ये तो जाने वाली है। हाँ तो बेटा बिलीव मी 8 बजे छोड़ दूंगा मैं, है ना, 10 मिनट और पढ़ा लेने दो मुझे। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सीन, लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। वो ये, कल बेटा इसके सवाल भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना, कल भी फ्लक्स ही चलेगा, कल भी फ्लक्स ही चलेगा। और अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको 10 मिनट पढ़ाने के बाद फिर से रुकूंगा, आप अपने डाउट पूछ सकते हो आज के टॉपिक के। आज के शाम को तो रैंडम होती है। देखिए बेटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है जो मैंने छोड़ दिया। फाइनली मेरा जो आज का उद्देश्य था वो यही था कि मैं आपको ये फ्लक्स पढ़ा सकूं, लेकिन अब धीमे धीमे सुनना बेटा। जब हम 11th में आए थे तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, या टीचर ने पढ़ाया था, F.S। क्या पढ़ाया था? F.S। याद आया? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला काफी कुछ मैच सा कर रहा है, लेकिन इस S का और इस S का अंतर है। वो S डिस्प्लेसमेंट है और ये S एरिया वेक्टर है, लेकिन काफी कुछ मैच कर रहा है। लेकिन जब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा तो कुछ दिन के बाद ये पता चला कि ये तो नकली है, ये नकली फॉर्मूला है। असली फॉर्मूला वर्क का ये होता है, पहले स्मॉल वर्क डन निकालो, स्मॉल वर्क डन निकालो और फिर टोटल वर्क डन निकालो। ये होता है बेटा असली फॉर्मूला। सुन लो, 12th में पढ़ते हो, कुछ दिनों बाद कंपटीशन में बैठोगे। असली फॉर्मूला ये होता है, कल भी बताया मैंने, शायद एक दिन पोटेंशियल एनर्जी वाले दिन भी बताया था। ये नकली फॉर्मूला है, असली फॉर्मूला। फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले होते हैं ना, वो असली होते हैं। ये असली फॉर्मूला बेटा ये है। हाँ अब सुनो, यदि फोर्स कांस्टेंट हो, स्पेशल केस, स्पेशल केस, यदि फोर्स कांस्टेंट हो बेटा, वेक्टर में, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी ना। बेटा वेक्टर कांस्टेंट तब होता है जब ना तो मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन। तो बेटा ये वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा ds, और फिर ds का इंटीग्रेशन क्या रह गया? S। अब आप खुद इस सीन को देख के बताइए, यदि आपको कोई एक ही फॉर्मूला याद करना हो इन दोनों में से, तो कौन सा वाला याद करोगे? पहला वाला या दूसरा वाला? सिर्फ एक ही आपके दिमाग की हार्ड डिस्क में सिर्फ एक ही फॉर्मूले को रखने की जगह बची हो, तो इस फॉर्मूले को रखोगे या इसको रखोगे? आप इस सीन को देख के बताइए, यदि आपके दिमाग की हार्ड डिस्क में सिर्फ एक ही फॉर्मूला रखने की जगह हो, तो आप इसको रखोगे या इसको रखोगे? ओब्वियसली इसको रखोगे, क्योंकि ये असली वाला है, क्योंकि इससे ये वाला फिर भी बन गया। देखा ना, ये वाला बन गया। तो सेम, लेकिन बेटा पहले पढ़ाने में ये आता है नो डाउट, तो वैसे ही पढ़ाने में ये आया है मेरे लिए, लेकिन ये असली फॉर्मूला नहीं है। असली होता है पहले स्मॉल फ्लक्स निकालो, पहले स्मॉल फ्लक्स निकालो। अब असली बात सुन लीजिए, स्मॉल फ्लक्स निकालो पहले, ठीक है? समझाने के लिए मैंने ये शुरुआत जरूर करी, लेकिन पहले स्मॉल फ्लक्स निकालो, फिर टोटल फ्लक्स निकालो। ये है बेटा असली फॉर्मूला फ्लक्स का। सुन लो अब साहब, पहले स्मॉल फ्लक्स निकालो, फिर टोटल फ्लक्स निकालो। मतलब पहले छोटे छोटे एरिया कर दो, उन छोटे छोटे एरिया को फ्लक्स है ना निकालो, फिर उन सबको ध्यान रखना। अच्छा, इंटीग्रेशन पता है क्या चीज है? प्लस प्लस जब तरक्की कर लिया है तो वो सिग्मा बन गया। जब कई सारे नंबर सम करते हैं, और जब ये इसने और तरक्की कर ली है तो ये इंटीग्रेशन बन गया है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों तिड़वा एक ही बात है। जब कई सारे नंबर सम करते हैं, देखो, तो उसको हम सिग्मा बोल देते हैं, और बहुत सारे नंबर और करते हैं तो इसे इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो पहले तो ये समझिए, असली फॉर्मूला ये नहीं है, असली फॉर्मूला ये है, ये असली फॉर्मूला। अब बताइए इसमें स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस, यदि E कांस्टेंट हो जाए, यदि आप एक ऐसी सिचुएशन में फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो जहां बारिश कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट हो,
ना उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा ना डायरेक्शन। तो बताइए यदि ऐसा है तो ये ई बाहर आ जाएगा ना, ये ई बाहर आ जाएगा, और ई के बाहर आते ही अंदर रह जाएगा डीएस, और फिर इस डीएस का इंटीग्रेशन तो हो ही गया। तो अब आप बताइए, ये फॉर्मूले में तो कंडीशन अप्लाइड है ना, ये वाला जो मैंने आपको पहले ये पढ़ाया था, क्या कंडीशन अप्लाइड है इस फॉर्मूले में, बताइए अब आप। ये जो फॉर्मूला मैंने आज आपको पढ़ाया, इसमें क्या कंडीशन अप्लाइड निकली? साथ देगा लेकिन कुछ हद तक। बताइए क्या कंडीशन अप्लाइड? बिल्कुल ठीक तो नहीं है। बोलो बेटा, सब लोग टाइप करो, पॉसिबल बिल्कुल ठीक। क्या कंडीशन अप्लाइड निकली? अबे बिल्कुल ठीक, दीक्षा सही। यानी ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। लेकिन आपको एक राहत की बात बताऊं बेटा, भले ही असली फॉर्मूला ये था, लेकिन आपके पास नकली फॉर्मूले के भी सवाल थे 11th में, पेल के थे सवाल। भले ही असली फॉर्मूला ये था, लेकिन आपके एकेडमिक लेवल में इसके भी सवाल थे। तो भले ही असली फॉर्मूला ये है, लेकिन इसके भी खूब पेल के सवाल हैं, खूब। जब कल दर्शन दिखाऊंगा इसके, तो बेटा मेरे को बस ये बताना था कि मैंने जो फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ाया है ये थोड़ा सा नकली है। ये केवल उसी परिस्थिति में लगेगा जब इलेक्ट्रिक, ये रहा, जब ई वेक्टर कांस्टेंट होगा। और एक आज का लास्ट पॉइंट, आज का लास्ट पॉइंट, पहले तो बताइए इतना समझ में आ गया कि मैंने पढ़ाया जरूर पहले ये था, पहले ये पढ़ाया, लेकिन बाद में एक पत्ते भी खोल दिए कि असली ये है। अब लास्ट, यदि आप अगला नोट, फॉर क्लोज सरफेस, यदि आप किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना चाहते हो, जैसे एक बार बताओ, ये है कैसी सरफेस है? क्लोज सरफेस है या नहीं, ये बताओ। ये क्लोज सरफेस है या नहीं, जल्दी बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, ये क्लोज सरफेस है या नहीं? स्फीयर, स्फीयर की तरह सोचना, स्फीयर की तरह, है ना। सपोज करो ये किसी बारिश में पड़े हुए हैं, और आपसे बताइए इसमें से फ्लक्स आर पार हो रहा होगा कि नहीं, है ना, फ्लक्स पास हो रहा है नो डाउट। तो जब आप किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालोगे, तो फॉर्मूला तो यही है फ्लक्स का असली वाला, ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस। यदि किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकाल रहे हो तो यही लगाओगे। लेकिन यदि क्लोज सरफेस है तो एक इशारा और कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन पर ये वाला सिंबल लगा देते हैं, सर्किल। इंटीग्रेशन पर ये सर्किल लगा देते हैं। बेटा ये इस बात का इशारा है कि फ्लक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो सरफेस है वो क्लोज्ड है, क्लोज सरफेस है। जैसे एप्सिलॉन पर नोट लगाते हो तो ये इस बात, एप्सिलॉन अलग चीज है, और नोट लगाते हो तो ये इस बात का इशारा होता है कि इस बार मीडियम एयर है। तो वैसे ही ये क्या चीज है? फ्लक्स का फॉर्मूला। और उसमें यदि निशान मार दूं, इशारा कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि इस बार जो हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं पक्का कोई क्लोज सरफेस एक्शन में है। तो इसको क्लोज इंट्री, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रेशन। तो बताइए ये किस चीज का इशारा है? ये एक ही सर्किल बनाते हैं, ये किस चीज का इशारा है? इंटीग्रेशन पे ये किस चीज का इशारा है? जल्दी टाइप करो मेरी, ये इस चीज का इशारा है कि इस बार जो हम फ्लक्स निकाल रहे हैं वो क्लोज सरफेस के लिए है। तो बेटा मेरे आज की क्लास खत्म हो गई, आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब मैं माइक लगा रहा हूं, ठीक है? सब आएगा बेटा, धीमे धीमे सब समझ में आएगा, पहले दिन से ही होशियार नहीं हो जाओगे आप। अर्जुन आ जाएगा धीमे धीमे। अब देख फिर वही, यदि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो ये लगेगा ना, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो। अब आने दे बेटा, फिर मैं को डाउट हो की क्लास का, अभी की क्लास का, प्लस की क्लास का, उसको क्लियर करूंगा मैं पहले, बाकी जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मुझे हाथ का मतलब बताइए कि मुझे माइक मतलब मुझे, बेटा गौरव सैनी हाथ जोड़ रहा हूँ, तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ ले अभी। यानी सीढ़ियां चढ़ना सीखो, कूदना मत सीखो, आ जाएगा वो टॉपिक भी। विनय थप्पड़ आएगा। मैं कह रहा हूँ इसके कोई डाउट पूछने कि नहीं, मुझे 19-20 बता दो। मैं कह रहा हूँ कि आज मैंने साफ बोल रहा हूँ, मेरी सुबह की जो डाउट क्लास होगी वो सिर्फ इसलिए होगी कि मैंने जो आज पढ़ाया है, एरिया वेक्टर से लेके फ्लक्स तक जो पढ़ाया है, उसमें कोई डाउट हो तो मैं अनम्यूट करूं। जल्दी बोलो कि 19-20 बता दो।
हाँ, कोई डाउट है किसी को? अक्षत को है? अक्षत नहीं, कन्हैया को है। चलो पहले अक्षत का तो हाथ खड़ा हुआ। एक मिनट, पहले कन्हैया की बात करता हूँ। ABCDEFGHIJK, कन्हैया। हाँ बेटा बोल। भैया वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। भैया एक बार वो बता दीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये वाली, और इसमें अगर वो जो सरफेस है वो टिल्टेड पड़ी हो। बेटा क्यों टेंशन ले रहा है? यानी कोई ऐसे करके पड़ी हो ये? यस यस यस। तो इसमें क्या बताना है, बता मुझे। भैया इसमें कैसे पास होंगी फिर वो? इसमें भी पास, एक मिनट सुन। यदि एक मिनट बारिश हो रही है ऊपर से और जाली ऐसे रखी है, पानी पास हो रहा है, लेकिन जाली थोड़ी सी तिरछी कर दूं तो थोड़ा बहुत तो पानी आर पार हो ही जाएगा ना। ये देखो, फ्लक्स मैक्सिमम, फिर थोड़ा कम और ये जीरो। तो ऐसा नहीं है कि जाली को थोड़ा तिरछा कर दो तो बिल्कुल फ्लक्स नहीं पास होगा। इसमें मैक्सिमम पास हो रहा है, इसमें थोड़ा कम पास हो रहा है, इसमें थोड़ा और कम हो रहा है ना। इसमें जीरो हो गया यदि ऊपर से बारिश आ रही है तो। ओके भैया, ऐसा मत सोचो, ठीक है। थैंक यू और भैया। बेटा किसी को डाउट हो, और कल जब मैं सवाल कराऊंगा ना तो थोड़ा और शायद समझ में आए। हर्षदा, हर्षदा को पूछना है, ठीक है। ABCDEFGH। हाँ बेटा। तो अगर हमारा जो परपेंडिकुलर हम बनाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, फिर? बेटा इसके लिए मैं ये कह रहे ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, और ये एरिया वेक्टर है, नॉर्मल यूं ना डाल के यूं डाल दें, यही तो कह रहे हो। यस सर। टेंशन मत ले, वो क्लास खत्म हो गई, मेरे पास टाइम होता, बच्चे ये नहीं कहते, बच्चे यदि ये नहीं कहते कि 8 बजे हमारी स्कूल की क्लास है। तो मेरा अगला डाउट यही था, तो मुझे कल तक का वक्त और दे, टेंशन मत ले, ठीक है। ये तो अगला, अगली जो नोट, अच्छा तू जब तक सेटिस्फेक्शन के लिए नोट पढ़ ले आगे, अगला नोट तो तुझे यही मिल। आप कल बता दीजिएगा। नहीं तो कल बता ही दूंगा मैं, है ना, ठीक। ओके कल ये। और बोलो बेटा, किसी को डाउट? चले, किसी और को आज के? सुमित, ये तूने हाथ खड़ा किया है, ये पूछना है या ये टाइप कर मुझे? क्योंकि ये हाथ वैसे भी जो पीले पीले हाथ दिखाते हो कि है नहीं, तो ये ऐसा लगता है गलती से भी हो जाते हैं। मुझे टाइप करके बताओ कि मुझे, कब मैं अनम्यूट करूंगा। हाँ सुमित, ठीक। ABCDEFGHIJKLMNO PQRS RS। हाँ बेटा चल, अनम्यूट कर अपने आप को और पूछ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर वो आपने क्लोज्ड इंटीग्रेशन बताया था, तो सर वो इस मतलब इशारा तो करता है कि मतलब क्लोज्ड के लिए, वो क्लोज सरफेस के लिए। हाँ हाँ लेकिन सर वो सॉल्व तो इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन जैसे हाँ ही हाँ होगा ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। जो इंटीग्रेशन के नियम कायदे कानून है ना, वैसे ही होगा कैलकुलेट। और अभी जैसे ठीक है सर, जैसे बस। आएंगे ना, है ना, वैसे ही होगा। प्रतीक चौधरी, ठीक है, प्रतीक को अनम्यूट करते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOP, प्रतीक चौधरी। हाँ बेटा बोल बेटा, क्या डाउट है? सर आगे पढ़ाया था सर, क्या? स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला सर, क्लोज सरफेस एरिया कौन सा के वाला? लिए। ये वाला, सर ये क्लोज वाला? सरफेस एरिया, हाँ सर। हाँ इसको भी हाँ। सर नॉर्मली इंटीग्रेशन की तरह ही सॉल्व करेंगे ना सर? अभी उसने क्या पूछा था? अभी सुमित ने क्या पूछा था? यही तो पूछा था। तूने अच्छा सुना सर, ही नहीं, अच्छा। चल दोबारा बताया था। उसने यही पूछा था सर, इसे सॉल्व तो पहले की तरह करेंगे? हाँ, सॉल्व ये वैसे ही होता है, जैसे ये सॉल्व होगा वैसे ही ये सॉल्व होगा। ठीक है ये और ये एक ही बात है, बस ये इशारा है कि इस बार सरफेस क्लोज है, मतलब एक एक्स्ट्रा कोडिंग दे दी इसमें कि भैया क्लोज इंटीग्रल है, क्लोज सरफेस है। यस सर। और बेटा बोलो। हाँ कोई नहीं। और बेटा किसी को डाउट पूछते चलो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली सिंगल भी हो सकता है, मतलब ये नहीं समझा मैं। तौशीफ, मैं तुझे अनम्यूट कर रहा हूँ, तू बोल के पूछ। ABCDHIJKLMNOPQRST का है, अनम्यूट कर रहा हूँ, अब पूछ तू। इतनी मेहनत मत कर टाइप करने की। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आपने पहले दो सरफेस बनाए थे और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स डाले थे खूब सारे, सेम क्या क्या साइज क्या के फिर थे। से? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने क्या किया था? धीमे धीमे बोल। हाँ सर जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी हाँ हाँ और हाँ दो सरफेस थी सेम साइज की और सेम एरिया पे थे, सेम साइज के थे। हाँ हाँ, ओरिएंटेशन अलग थी लेकिन, है ना। और ओरिएंटेशन भी सेम हो अगर। हाँ, जैसे ये हो और ये भी ऐसे हो, है ना, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही एरिया। हाँ सर मैं ये मैं पूछ रहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल एक ही हो, सिंगल, ऐसा हो सकता है क्या?
हाँ खूब सारी देखो ना हो देखो आपने। मतलब सिर्फ एक ही एरो ऐसे है। हम्म। सुन बेटा, और एक दो। चीज सुन, एक मिनट में बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक भी हो सकती है, नो डाउट एक भी हो सकती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम बनाते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो बेटा, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। मान लो मैंने कहा 10 यूनिट 10 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, तो हो सकता है कोई 10 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये है रामलाल, इससे कहा एक 10 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिजाइन कर और एक 15 यूनिट का। ठीक है, रामलाल तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड 10 यूनिट का बनाएगा और एक 15। तो 10 यूनिट के लिए उसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूज कर ली है ना, और 15 के लिए उसने क्या कर दिया, थोड़ी सी ऐसे कर दी। तो बता ये समझ में आया तुझे? उसने 10 यूनिट के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया और 15 के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया। मतलब उसने अपने फिगर में कंपैरिजन दिखा दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। अब श्यामलाल की सुनना, श्यामलाल को भी ये टास्क दिया कि तुझे एक 10 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, दिखाना है, और एक 15 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। तो हो सकता है श्यामलाल ये 10 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। सुनो, उसने सिर्फ 2 लाइनें बनाई 10 यूनिट के लिए, और 15 यूनिट के लिए उसने ये बना दी। अब कुछ समझे या नहीं समझे ये बताओ? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें दिखानी होती है। तो हो सकता है वो 10 यूनिट के लिए 3 लाइनें यूज कर रहा हो और कोई 10 यूनिट के लिए 2 लाइन यूज कर रहा हो, समझ गए? लेकिन जिसने 10 यूनिट के लिए 2 लाइन यूज की, उसने 15 के लिए थोड़ी एक और बढ़ा दी। तो ये दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। तो जैसे 10 यूनिट के लिए इसने 3 लाइन यूज करी, 10 यूनिट के लिए इसने 2 लाइन यूज करी, तो हो सकता है 10 यूनिट के लिए कोई एक लाइन ही यूज करे। तो ये अपनी अपनी सोच पर अपनी अपनी अप्रोच ये दे दिया गया कि आप अपने हिसाब से डेंसिटी चुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने के लिए अपने हिसाब से डेंसिटी चुन लीजिए। लेकिन अब सुनो, एक चीज और बताता हूँ, मैंने एक लाइन यहाँ बनाई, एक लाइन ये बनाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कि यहाँ पे लाइन नहीं है। यहाँ इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये मत सोचना कि यहाँ लाइन नहीं है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब इस इतने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सही। इन ऐसा नहीं कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा या इनके बीच में नहीं होगा, होगा बेटा वो तो सिर्फ समझ में आया? ओके सर, थैंक यू। हाँ, और बेटा किसी को कुछ पूछना है? सर क्लोज क्रिएशन के लिए भी नहीं, क्लोज सरफेस के लिए यही है, इसमें क्या स्पेशल होगा? हाँ बेटा, जो स्कूल की क्लास लेना चाहते हैं वो बिल्कुल जाए, लेकिन जिनको मुझसे डाउट पूछने और इनके डाउट इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो स्कूल की क्लास सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो वो रुके, सेक्रीफाइस करें। तो मेरे ख्याल से अब किसी को डाउट नहीं है। आई थिंक आई शुड गो नाउ। शाम को मिलते हैं, ठीक है? शाम को डाउट के लिए टाटा। मुझे वो भेज देना बेटा लिंक, वो है ना, बाय बेटा।